हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 14th चैप्टर जो है उसमें मैंने डिमांड कब होता है फॉरेन करेंसी का, सप्लाई कब करते हैं और इक्विलिब्रियम कब होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, वो सारा कवर कर दिया है। अब इस वाले वीडियो में हम सिर्फ आर्बिट्राज क्या होता है वो देखेंगे। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको पहले आर्बिट्राज समझा दूँ देन मैं ये एक्सप्लेन करूँ तो क्या होता है कि समझो एक मार्केट है ए और दूसरा मार्केट है बी। अब मैं क्या करती हूँ, ए मार्केट में एक कमोडिटी है जो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सारा का सारा इट इज़ होमोजीनियस। ए मार्केट में वो 20 रुपये में मिल रही है और बी मार्केट में वो 50 रुपये में मिल रही है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ए मार्केट में जाऊँगी, वो चीज़ 20 रुपये में ख़रीदूँगी और फिर बी मार्केट में जाऊँगी, उसे 30 रुपये में बेचूँगी। तो क्या हो गया, 30 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट मिल गया। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगा, ये वो रहेगा, सारा मिला के चलो 25 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट आ गया। तो ये क्या हो गया, एक मार्केट से ख़रीदा, दूसरे मार्केट में बेचा। जहाँ पे प्राइस कम था वहाँ पे ख़रीदा, जहाँ पे प्राइस ज़्यादा था वहाँ पे जाके बेचा। तो इसे कहते हैं आर्बिट्राज। और इससे क्या होता है, इससे प्राइस डिफरेंस जो है वो कम होता है। अब प्राइस डिफरेंस कम क्या होगा, काफ़ी लोग जहाँ पे सस्ता है वहाँ से ख़रीदेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा, और जहाँ पे महंगा है वहाँ पे जाके बेचेंगे तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगा। जहाँ पे सप्लाई बढ़ रहा है तो वहाँ पे प्राइस कम होता है, और जहाँ पे डिमांड बढ़ता है वहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होता है। तो वही चीज़ होगी और इवेंचुअली प्राइसेस इक्वेट होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आती है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा अलग होगा एक्सचेंज रेट में। अब वो हम लोग समझेंगे। द एक्सचेंज रेट बिटवीन एनी टू करेंसी इज केप्ट द सेम इन डिफरेंट मॉनेटरी सेंटर्स बाय आर्बिट्राज। आर्बिट्राज के वजह से डिफरेंट मॉनेटरी सेंटर्स में इवेंचुअली दो करेंसी के बीच में एक्सचेंज रेट इक्वल हो जाता है। दिस रेफर्स टू परचेज, जैसे मैंने यहाँ पे बोला प्राइसेस सेम हो जाएंगे दोनों मार्केट में इवेंचुअली, तो वैसे ही एक्सचेंज रेट सेम हो जाएगा। दिस रेफर्स टू परचेज ऑफ करेंसी इन अ मॉनेटरी सेंटर वेयर इट इज़ चीपर। उस मॉनेटरी सेंटर से आप उस करेंसी को ख़रीदो जहाँ पे चीप है, फॉर इमीडिएट रीसेल, और इमीडिएटली आप ऐसे जगह पर, ऐसे मॉनेटरी सेंटर पर उसे रीसेल कर दो जहाँ पे वो एक्सपेंसिव है, इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट जैसे मैंने बताया। फॉर एग्जांपल, डॉलर प्राइस ऑफ यूरो, डॉलर प्राइस ऑफ यूरो मतलब एक यूरो के लिए, जिस तरीके से लिखते हैं यूरो, एक यूरो के लिए 0.99 डॉलर चाहिए। सो डॉलर प्राइस ऑफ यूरो वॉज $0.99 इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में एक यूरो 0.99 डॉलर का था, एंड फ्रैंकफर्ट में एक यूरो 1.01 डॉलर का था। यानी समझो 0.99 एंड दूसरे जगह पर 1.01 डॉलर्स में है। एंड आर्बिट्राजर जो ये सारी चीज़ें करता है, आर्बिट्राज वुड परचेज, अब वो $1 यहाँ पे ख़रीदेगा 0.99 डॉलर्स दे के, और फिर फ्रैंकफर्ट में जाके वो एक यूरो ख़रीदेगा और फ्रैंकफर्ट में जाके वो 1 यूरो बेच देगा, ताकि उसे 1.01 इमीडिएटली बेच देगा ताकि 1.01 मिले। और कितना एडिशनल अभी उसको प्रॉफिट मिला, 0.02 डॉलर का उसे एडिशनल प्रॉफिट मिला। सो would purchase euro at 0.99 in New York and immediately resell them in Frankfurt in 1.01, then realizing a profit of 0.02 डॉलर पर यूरो। 1 यूरो पे ऑब्वियसली वो 1 यूरो तो ख़रीदेगा नहीं प्रॉफिट कमाने के लिए, वो ऐसे 50-60 यूरो ख़रीदेगा और फिर वहाँ पे बेचेगा, तो पर यूरो पे उसे 0.02 पर यूरो प्रॉफिट मिलेगा। वाइल द प्रॉफिट पर यूरो ट्रांसफर्ड सीम स्मॉल, 1 यूरो का तो स्मॉल अमाउंट लग रहा है, ऑन 1 मिलियन यूरो, अगर वो 1 मिलियन यूरो ख़रीद रहा है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, $20,000 प्रॉफिट उसको मिल जाएगा
कितना करके, एक जगह से ख़रीद के दूसरे जगह पे सिर्फ बेचने से 1 मिलियन यूरो एक जगह से ख़रीद के दूसरे जगह पर बेचने से विद इन फ्यू मिनट्स वर्क, थोड़ा काम करके उसको $20,000 मिल गए। फ्रॉम दिस प्रॉफिट मस्ट बी डिडक्टेड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र। ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला कि ट्रांसपोर्टेशन और वो सारे चार्जेस आप कट करोगे, वैसे ही यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, इतना सारा ट्रांसफ़र करने का कुछ कॉस्ट होगा वो कट कर दो। द अदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद आर्बिट्राज, जो भी दूसरा कॉस्ट है, पेपर वर्क है, ये वो भी कट कर दो, तो स्टिल आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सिंस दीज कॉस्ट्स आर वेरी स्मॉल वी शैल इग्नोर देम। स्टिल आपका प्रॉफिट इतना हाई होगा क्योंकि ये सारे कॉस्ट बहुत मिनिमल अमाउंट के होते हैं, $1 या फॉर दैट मैटर $0.50 ऐसा कुछ होता है, तो वो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। As arbitrage takes place, however, the exchange rate between the two currencies tends to equalize in the two monetary centers. अब इस वजह से ये चीज़ जब हो रही है, इस वजह से इवेंचुअली एक्सचेंज रेट जो दोनों जगह पर है वो इक्वल हो जाएंगे। कंटिन्यूइंग आवर एग्जाम्पल, वी सी दैट आर्बिट्राज इंक्रीजेस द डिमांड फॉर यूरोज इन न्यूयॉर्क। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सस्ता है तो मैं यहाँ से ख़रीदूँगी तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगा। जब डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम है, सप्लाई इज़ लो, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइस क्या होता है, जब डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं लोग, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगा। वेरेज़ यहाँ पे जब मैं सेल कर रही हूँ तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगा डिमांड से, तो जब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो यहाँ पे प्राइस कम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि न्यूयॉर्क में क्योंकि वो डिमांड इंक्रीज़ कर देगा यूरो का, वो 1 यूरो नहीं ले रहा है, वो 1 मिलियन यूरो ले रहा है, तो 1 मिलियन यूरो का वो डिमांड कर रहा है, तो वो डिमांड बढ़ा रहा है न्यूयॉर्क में। तो इस वजह से क्या होगा, अपवर्ड प्रेशर होगा ऑन द डॉलर प्राइस ऑफ यूरो इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में जो प्राइस चल रहा था 0.99 का, वो उस पर प्रेशर डालेगा कि वो बढ़े, क्योंकि इतना अमाउंट का आप डायरेक्ट डिमांड कर रहे हो तो प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा, सप्लाई उतना नहीं है। At the same time, the sale of euro in Frankfurt increases the supply of euro there. अब फ्रैंकफर्ट में गए, आप 1 मिलियन यूरोज आप सेल कर रहे हो, तो जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, डिमांड तो कम है, अचानक सप्लाई बढ़ने की वजह से वहाँ पे डाउनवर्ड प्रेशर आता है ऑन डॉलर प्राइस ऑफ यूरोज इन द फ्रैंकफर्ट। दिस कंटिन्यूज, ये चलता रहेगा until dollar price of euro until the dollar price of the euro equally becomes equal in New York and Frankfurt। ये चलता रहेगा तब तक जब तक दोनों जगह पर सेम एक्सचेंज रेट ना हो। मतलब सिंपली अगर हम इस बेसिस पे समझे तो ये क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ होगा ए में प्राइस इंक्रीज़ होगा तो समझो 25 हो गया, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज़ होगा समझो 35 हो गया प्राइस डिक्रीज़ होके, फिर और कम होगा समझो यहाँ पे 30 हो गया और यहाँ पे कम होगा 30, यहाँ पे बढ़ेगा 30, यहाँ पे कम होगा 30, ये इक्वल हो गए यहाँ तक, यहाँ पे आर्बिट्राज स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ, ये आर्बिट्राज के वजह से हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, न्यूयॉर्क में इंक्रीज़ होगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और देन जब तक इक्वल होगा तब तक ये आर्बिट्राज चलता रहेगा, देन जब इक्वल हो गया तो आर्बिट्राज स्टॉप हो जाएगा। तो वो इवेंचुअली आर्बिट्राज के वजह से दोनों जगह पर एक्सचेंज रेट सेम हो जाता है। एलिमिनेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी टू फर्दर आर्बिट्राज, तो जब इक्वल हो गया तो उसके बाद प्रॉफिट ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाएगा, आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आर्बिट्राज होगा ही नहीं। When only 2 currencies and 2 monetary centers are involved in arbitrage, as in the preceding example we have 2-point arbitrage। जब 2 monetary centers, जैसे हमने अभी यहाँ पे समझा 2 मार्केट है या 2 monetary centers है तो उसे 2-point arbitrage कहते हैं। When 3 currencies and 3 monetary centers are involved, जब 3 करेंसी 3 मॉनेटरी सेंटर्स इन्वॉल्व है, वी हैव ट्रायंगुलर और 3-point आर्बिट्राज। तो हम उनसे क्या कहते हैं, हम उसे 3-point आर्बिट्राज कहते हैं। वाइल ट्रायंगुलर आर्बिट्राज इज़ नॉट वेरी कॉमन, इट ऑपरेट्स इन सेम मैनर टू इंश्योर कंसिस्टेंट इनडायरेक्ट और क्रॉस एक्सचेंज रेट बिटवीन द 3 करेंसी इन 3 मॉनेटरी सेंटर्स। ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल से समझते हैं। समझो कि न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क में
$1 से आप 1 यूरो खरीद सकते हो, ठीक है। और फ्रैंकफर्ट में आप 1 यूरो से 0.64 पाउंड खरीद सकते हो। और फिर लंदन में आप 0.64 पाउंड से $1 खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि $1 इज इक्वल्स टू 1 यूरो विच इज इक्वल्स टू 0.64 पाउंड्स, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट अगर हुआ तो देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज। अगर ये इक्वल हुआ तो कोई प्रॉफिटेबल आर्बिट्राज नहीं होगा। दीज आर क्रॉस रेट्स, दीज क्रॉस रेट्स आर कंसिस्टेंट। ये क्रॉस रेट कंसिस्टेंट है क्योंकि $1 में आपको 1 यूरो मिल रहा है, 1 यूरो से 0.64 फ्रैंकफर्ट में आपको पाउंड मिल रहा है और 0.64 पाउंड से आपको $1 वापस मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हो, आप $1 दे रहे हो तो आपको वापस भी $1 मिल रहा है। समझो लंदन में 1 पाउंड से आपको $1.5 मिल रहा है, तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा। क्यों प्रॉफिटेबल होगा? क्योंकि आप सिर्फ $1 दे रहे हो न्यूयॉर्क में, जहाँ से आपको 1 यूरो मिल रहा है। फिर आप उस 1 यूरो को लेकर फ्रैंकफर्ट में आओगे, वहाँ पे 1 यूरो को दे के आप 0.64 पाउंड लोगे। उस पाउंड को लेकर लंदन में आओगे, 0.64 पाउंड से आप $1.5 लेके जाओगे, तो $0.5 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब ये तो आप $1 तो करोगे नहीं, 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे डॉलर्स खरीदोगे, तो उस बेसिस पे आप प्रॉफिट समझो कितना हाई हो जाएगा। तो वही चीज़ है, ये अगर आपको इवेंचुअली $1 ही मिल रहा है देन क्रॉस रेट्स आर कंसिस्टेंट, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है देन आर्बिट्राज का सिचुएशन होगा। However, if the dollar price of euro, one second, if the dollar price of euro was 0.96 in New York, तो अगर डॉलर प्राइस ऑफ यूरो 0.96 है, मतलब 1 यूरो के लिए आपको $0.96 देना है with other exchange rate and indicated previously, then it would pay 0.96 तो आप क्या करोगे? मैंने ये उल्टा बताया था, मैंने यहाँ पे बताया था 1.5 हो जाएगा। अब समझो यहाँ पे 0.96 में आप खरीद रहे हो, $0.96 देख के आप 1 यूरो खरीद रहे हो, वो 1 यूरो फ्रैंकफर्ट में जाके 0.64 पाउंड्स ले रहे हो, वो पाउंड 0.64 से आप $1 ले रहे हो, तो कितना? $0.4 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा है 0.04 का प्रॉफिट आपको मिल रहा है ऑन ईच यूरो। सो ट्रांसफर, तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, मैंने आपको अदर वे राउंड एक्सप्लेन किया। वही देखो, ऑन दी अदर हैंड इफ़ डॉलर प्राइस ऑफ यूरो was 1.04 in New York, if dollar price of euro is 1.04 in New York, तो 1.04 है, तो यहाँ पे महंगा है, यहाँ पे सस्ता है, तो क्या होगा? It would pay to do just opposite, that is use $1 to purchase pound। तो आप उल्टा जाओगे, आप लंदन जाओगे, लंदन में $1 दे के पाउंड खरीदोगे, पाउंड से यूरो खरीदोगे, यूरो से 1.04 न्यूयॉर्क में आके डॉलर खरीदोगे। तो ये ऐसे चलता है और ऐसे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इवेंचुअली वो इक्वल कर देगा, जैसे हमने पहले वाला एग्जाम्पल देखा। As in the case of two-point arbitrage, triangular arbitrage increases the demand for currency in the monetary center where the currency is cheaper, increases the supply of currency in the monetary center where the currency is more expensive, and quickly eliminates the inconsistent cross rates and profitability of further arbitrage। तो वही चीज़ जैसे पहले हमने देखी टू पॉइंट आर्बिट्राज में कि इवेंचुअली डिमांड और सप्लाई चेंज होते हैं एंड इक्वलाइज हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे होगी। As a result, arbitrage quickly equalizes exchange rate for each pair of currency and results in consistent cross rate among all pairs of currency, thus unifying all international monetary centers into a single market। तो eventually क्या होगा? Equalize हो जाएगा और एक single market की तरह वो बनेगा। देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझ लो, मैं ये नहीं कह रही, जब मैं बात कर रही हूँ कि इक्वलाइज हो जाएगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पर $1 1 यूरो या $1 1 रुपी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आप एक्सचेंज रेट है
वो ऑलमोस्ट सेम होगा। अगर एक जगह पर $1.64 है तो दूसरी जगह पर भी इवेंचुअली वो $1.64 ही एक्सचेंज रेट होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है आर्बिट्राज क्या होता है, कैसे वो एक्सचेंज रेट में वर्क करता है, 2 पॉइंट आर्बिट्राज क्या होता है, 3 पॉइंट आर्बिट्राज क्या होता है, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको समझ में आया है अच्छे से तो आप लाइक कर दीजिए। आप लोग मैंने बहुत देखा है कि आप लोग वीडियोस देख के जाते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। एक सिर्फ आपको लाइक कर देना है। अगर ज़्यादा अच्छा लगा है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।